हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज गणित में हम लोग पढ़ते हैं चक्रवृद्धि ब्याज या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज और यह साधारण ब्याज से किस अर्थ में अलग है। आज इस विषय वस्तु के साथ साथ में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए अपनाए जाने वाले सूत्र के विषय में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के गणना के क्रम में उपयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में थोड़ा जान लेंगे। सबसे पहले हम लोग मूलधन या प्रिंसिपल की बात करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में पी अक्षर से निरूपित करते हैं। मूलधन या प्रिंसिपल क्या होती है, तो याद रखिएगा, किसी एक सौदे में जो पैसा किसी को उधार में दिए जाते हैं या किसी से उधार में लिए जाते हैं, उस पैसे को या उस धनराशि को हम लोग क्या कहते हैं, उस सौदे का मूलधन या फिर प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई 2000 रुपये की राशि मोहन से उधार ले लिए, तो उस सौदे में प्रिंसिपल जो होगा वह 2000 रुपये की होगा। ठीक है, 2000 रुपये का होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 2000 रुपये की राशि उधार ली है। ठीक है, दूसरा शब्द है ब्याज की दर। ब्याज की दर कहने का मतलब है जब भी हम किसी से पैसा उधार में लेते हैं या किसी को पैसा उधार में देते हैं, तो उस उधार की जो राशि होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्याज या फिर सूद या देते अथवा फिर देते हैं। तो वो ब्याज या जो दर होती है, ब्याज की जो दर होती है, उसकी गणना जो होती है वो प्रतिशत या परसेंटेज में की जाती है। तो हम लोग आज से निरूपित करेंगे। मान के चलिए वो ब्याज की दर है 2% वार्षिक, यानी कहने का मतलब है वार्षिक का कहने का मतलब है वर्ष भर में 100 रुपया, प्रतिशत का मतलब 100 रुपया। ठीक है, वर्ष भर में 100 रुपया जो कि उधार के रूप में हम लेंगे, तो 100 रुपया का जो इंटरेस्ट या ब्याज बनेगा वो 2 रुपये का बनेगा। 100 रुपये का इंटरेस्ट बनेगा साल भर में 2 रुपया। समझ पा रहे हैं, अगर 200 रुपया उधार लोगे तो 2 रुपये का डबल 4 रुपये का ब्याज भुगतान करना पड़ेगा साल भर के अंडर में। ठीक, तो यहाँ पर यदि 2000 रुपये की राशि उधार लिया गया है, तो उस स्थिति में 2 रुपये की दर से क्या हो जाएगा उसमें कि 2 गुना 20 है, यानी 40 रुपये जो होगा वो इंटरेस्ट बनेगा वो साल भर के अंडर में। यानी उधार लिए गए 2000 रुपये का जो सूद होगा साल भर में वो 40 रुपया हो जाएगा। और ये 40 रुपये किसे भुगतान करना है, उस व्यक्ति को भुगतान करना है जिनसे ये पैसे उधार लिए गए हैं। वह व्यक्ति 2000 रुपये का रिस्क लेकर आपको पैसा उपलब्ध कराता है। उस रिस्क के बदले में उसको जो बेनिफिट या फायदा होने वाला है वो साल भर में 40 रुपया हो गया। समझ पा रहे हैं। अब देखोगे अगला है समय। समय यानी टाइमिंग। जो भी पैसा किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है, तो उसकी एक निश्चित समय अवधि तय कर दी जाती है कि कितने समय अवधि के लिए ये लोन या फिर कह सकते हो ऋण आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, तो उस समय अवधि के अंडर में ही आपको क्या करना होता है, संबंधित पैसे सूद मूल के साथ यानी ब्याज सहित रिटर्न करने होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए ये पैसे हम 3 वर्ष के लिए उधार लेंगे, तो ये 3 वर्ष के समापन पर आपको ये पैसे ब्याज सहित रिटर्न करने होंगे, वापस कर देने होंगे। ठीक है, उसके बाद है चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग CI से निरूपित करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यह साधारण ब्याज के जैसे ही होता है, लेकिन कुछ अर्थ में इसमें भिन्नता है। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2% वार्षिक। ठीक है, तो अभी हम लोग जैसे कि मौखिक गणना किए, तो 2000 रुपये का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का जो सूद बनता है या ब्याज बनता है वो 40 रुपये का होता है। तो अगर 1 साल व्यतीत होने के बाद, 1 साल बीतने के बाद यदि हम वो 40 रुपये की रकम उसे नहीं देते हैं, ब्याज के रूप में जो निर्मित हुआ है वो रकम नहीं देते हैं और मूल भी नहीं लौटाते हैं, तो अगले वर्ष की शुरुआत में यानी दूसरे वर्ष की शुरुआत में मूलधन की राशि कितनी हो जाती है, तो इधर मूलधन की राशि 2000 रुपये प्लस जो पहला वर्ष का सूद की रकम है या ब्याज की रकम है 40 रुपये, यानी 2040 रुपये मूल के रूप में सामने आता है दूसरे वर्ष के लिए। और दूसरे वर्ष में आपको 2000 नहीं बल्कि 2040 रुपये के सूद का भुगतान करना होता है, ब्याज का भुगतान करना होता है। 2000 रुपये का नहीं, 2040 रुपये का सूद लगेगा, जो कि 2000 रुपये के सूद से थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, अब ध्यान दोगे, अब कहेंगे कि 2000 रुपये का जो सूद लग रहा था, तो अब 2040 रुपये का सूद क्यों, तो इस वजह से क्योंकि उस स्थिति में महाजन या ऋण देने वाला व्यक्ति ये समझता है कि आप पर उसका 2040 रुपये का ड्यूज बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट साल के शुरुआत में 2000 रुपये उधार लिए थे, लेकिन प्रथम साल की समापन पर आपने न तो सूद चुकाया न तो मूल चुकाया, तो इस प्रकार से सूद और मूल मिलाकर टोटल 2040 रुपया हो जाता है। ठीक है, अब 2040 रुपये का सूद आपको 2% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना पड़ेगा द्वितीय वर्ष के लिए या दूसरे साल के लिए।
जो भी रकम बनेंगे, अब देखोगे उसकी जो रकम होगी वो 40 रुपये से अधिक होगी, है ना, कुछ पैसे भी अधिक होगी लेकिन अधिक होगी। समझ पा रहे हैं। अब तीसरे वर्ष के प्रारंभ में, तो चूंकि आप तीसरे वर्ष के अंत में ये पैसे चुकाएंगे ना, तो तीसरे वर्ष की शुरुआत में जब देखोगे तो उसके मूलधन क्या हो जाएंगे, तो 2040 रुपये ये मूल था, प्लस दूसरे साल का सूद मान के चलिए, यहाँ पर हम लोग गणना नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए वह बन जाता है कितना, 40 रुपये 80 पैसा बन जाता है। तो तीसरे वर्ष की शुरुआत में वह आपके मूल बन जाएंगे 2080 रुपया 80 पैसे, ठीक है। और आपको तीसरे वर्ष में 2080 रुपये 80 पैसे का सूद 2% वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा, ठीक है। पहले साल में जहां 2000 रुपये का सूद लग रहा था, दूसरे साल में 2040 रुपये का सूद लगा, अब तीसरे साल में कितने का सूद लगने वाला है, 2080 रुपया 80 पैसे का सूद लगने वाला है। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि आपके पास उनका सूद और मूल मिलाकर, टोटल मिलाकर सूद और मूल दोनों मिलाकर 2080 रुपया 80 पैसा बकाया है। तो आपको इस जो है रकम का 2% वार्षिक ब्याज की दर से तीसरे वर्ष के लिए भुगतान करना होगा, ठीक है। अब तीसरा साल जब अंत हो जाएगा तो उस स्थिति में जो सूद की रकम बनेगी, जो भी बनेगी, मान के चलिए वो बन गया 140 रुपया 60 पैसा बन गया, तो उस स्थिति में आपका टोटल रकम बन जाएगा कितना, तो टोटल रकम बन जाएगा इसमें 2122 रुपये 40 पैसा। अब 2122 रुपये 40 पैसे में आपके क्या है, मूल की रकम भी शामिल है और 3 साल का सूद की रकम भी शामिल है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 3 साल के लिए आपका जो सूद लग गया, तो उस स्थिति में कितना हो जाएगा सूद, यानी 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो लग गया वो कितना लग गया, देखोगे कि 2122.40 रुपये ये आपका क्या बन गया, सूद और मूल मिलाकर बन गया। यानी इसे आप मिश्र धन या फिर अमाउंट कह सकते हैं, ठीक है। क्या रखिएगा कि किसी भी एक निश्चित समय अवधि के बाद उधार ली गई राशि और ब्याज की रकम का कुल जो भी होता है वो मिश्र धन या अमाउंट कहलाता है और उसे हम लोग ए से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 वर्ष के अंत में सूद और मूल की कुल रकम जो बनती है वो 2122.40 रुपये की बनती है, ठीक है। तो इसमें चूंकि मूल की भी रकम शामिल है, इसलिए यदि इसमें मूल की रकम यानी उधार लिए गए पैसे 2000 रुपये यदि होंगे तो उस स्थिति में कितना बनेगा, 122.40 रुपये बनेगा, ठीक है। तो 122.40 रुपये जो हुआ वो आपको ब्याज या इंटरेस्ट लग गया 3 साल में। यदि यही पैसे आप साधारण ब्याज से उधार में लेते तो क्या होता, साधारण ब्याज से पहला साल में 2000 रुपये का जो इंटरेस्ट बना था 40 रुपया, तो चाहे आप उसे भुगतान करें अथवा फिर ना करें पहला साल के अंत में, दूसरे साल में भी आपको 2000 रुपये का ही सूद लगने वाला था जो कि 40 रुपया होता, उससे 1 पैसा भी अधिक नहीं होता। और तीसरे वर्ष में भी आपको 2000 रुपये का ही सूद के तौर पर 40 रुपये का और भुगतान करना पड़ता है। यानी फर्स्ट ईयर में आपका सूद 40 रुपया होता, सेकंड ईयर में भी 40 रुपये होता और थर्ड ईयर में भी आपका 40 रुपये होता। टोटल मिलाकर आपको केवल 3 साल में 120 रुपये का इंटरेस्ट चुकाना होता। लेकिन क्योंकि इसमें सूद का सूद लग रहा था, फर्स्ट साल में देखिए 40 रुपये का अतिरिक्त जो है सूद लग रहा था, दूसरे साल में देखिए 80 रुपये 80 पैसा का अतिरिक्त सूद लग रहा था। इस वजह से थोड़ी थोड़ी रकम यहाँ पर बढ़ गई और ब्याज में देखोगे अंतर आ गया। साधारण ब्याज में जहाँ पर सूद बन रहा था 120 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट में वो सूद बन रहा है कितना, 122 रुपये 40 पैसा। तो ये जो 2 रुपये 40 पैसे की जो अतिरिक्त राशि लग रही है वह चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से लग रही है। चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग क्या करते हैं, ब्याज की गणना कैसे करते हैं, तो ब्याज की गणना के लिए इसमें पहला जो सूत्र है वो सूत्र है A = चक्रवृद्धि ब्याज में जो सूत्र हम लोग अपनाते हैं तो वह है A = P × 1 + R/100 होल टू द पावर T। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला जो होता है वह अभिमूल्यन की स्थिति में अपनाया जाता है। तो क्या रखिएगा, जब भी हम लोग किसी को पैसा उधार देते हैं ना तो वह पैसा हमारा बढ़ता है, समझ पा रहे हैं, यानी सूद के साथ मूल की रकम जुड़ती जाती है तो इसलिए वो बढ़ता जाता है। तो अभिमूल्यन की स्थिति में यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा। लेकिन कई बार ये ऐसा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई चीज़ का अवमूल्यन भी होता है। जैसे मान के चलिए कोई एक गाड़ी हो गई तो वह जैसे जैसे पुरानी होगी उसका मूल्य बढ़ेगा नहीं, उसका मूल्य दिनों दिन क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। जो उस तरह से कोई एक पुरानी बिल्डिंग हो गई तो उस पुराने बिल्डिंग का जो रकम होगा वो दिनों दिन क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पुरानी हो चली है। भले उस जमीन का मूल्य बढ़ेगा लेकिन बिल्डिंग का मूल्य दिनों दिन क्या होगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो उस स्थिति में अवमूल्यन होता है और अवमूल्यन की स्थिति में बिल्कुल यही फार्मूला आपको अपनाना है, केवल यहाँ प्लस के बदले में माइनस का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। यानी फार्मूला तब अवमूल्यन की स्थिति में बन जाएगा A = P × 1 - R/100 होल टू पावर T। ये पहला फार्मूला हो गया।
इसके माध्यम से आप अमाउंट ज्ञात कर पाओगे चक्रवृद्धि ब्याज में। आप ध्यान दोगे, अगर अमाउंट आपको ज्ञात हो गया और उस स्थिति में आपको मूलधन भी ज्ञात है तो इसका दूसरा फार्मूला हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन की राशि में मूलधन की राशि माइनस हो जाएगी। ठीक है, मिश्रधन की जो भी रकम बनेगी, जैसे यहाँ मिश्रधन की रकम बनी थी कितनी 2122.40 रुपये, तो उसमें जब मूलधन की रकम 2000 रुपये जो कि हम लोग उधार लिए थे महाजन से, उसके वो माइनस कर देंगे तो बाकी जो बचा अंतर है 122.40 तो 122.40 की जो रकम हुई वो क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, CI हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, ये दूसरा नंबर का फार्मूला अपना है। दूसरा नंबर का फार्मूला पहला नंबर का फार्मूला कब अपनाया जाता है, तो पहला नंबर का फार्मूला ए ज्ञात करने के लिए तभी अपना पाओगे जब आपके पास P की रकम पता होगी, R पता होगा और T पता होगा। समझ पा रहे हैं। दूसरा नंबर का फार्मूला तब अपनाना जब चक्रवृद्धि ब्याज तभी ज्ञात कर पाओगे जब आप अमाउंट और प्रिंसिपल आपके पास ज्ञात रहेगा। ये तीनों राशियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है या रिलेटेड है, इसलिए कोई दो चीज़ों के ज्ञात होने की स्थिति में ही आपका तीसरा चीज़ ज्ञात हो सकता है। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, कभी कभी देखोगे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो ब्याज वार्षिक संयोजित होने का मतलब हो गया ब्याज की जो रकम होगी वो साल भर के बाद ही कह सकते हो मूलधन की राशि में जुड़ेगी या फिर ऐड होगी। ठीक है, परंतु कई बार ये ऐसा होता है कि जबकि ब्याज क्या होता है, कभी 6 माही या अर्धवार्षिक संयोजित होता है। 6 माही या अर्धवार्षिक संयोजन होने का मतलब क्या है, तो 6 माही या फिर अर्धवार्षिक संयोजन होने का मतलब है हर एक 6 महीने के अंडर में आपके जो भी सूद की रकम बनेगी वो मूल की राशि में ऐड हो जाएगी और वह एक नया मूलधन के रूप में सामने आएगा अगला पीरियड के लिए। ठीक है, तो यदि 6 माही संयोजित हो जाए तो उस स्थिति में रेट क्या हो जाता है, रेट जो होता है वो आधा हो जाता है। ठीक है, और टाइम जो होता है वो क्या होता है, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, और आपको ये फार्मूला लागू करने से पहले नया रेट और नया टाइमिंग के साथ काम करना होता है। ठीक है, आपका पुराना रेट फिर काम नहीं चलेगा। जैसे यही अगर कहा जाता कि ब्याज है अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो ये ब्याज की जो दर देख रहे हो 2% वो उसकी आधी हो जाएगी, माने 1% वार्षिक हो जाएगी। टाइमिंग जो देख रहे हो 3 वर्ष का, वो टाइमिंग डबल हो जाएगा, 3 वर्ष का डबल 6 साल का हो जाएगा टाइमिंग। ठीक है, अब देखो ब्याज की दर कभी कभी क्या हो जाता है, ब्याज की दर कभी कभी जो होता है वह तिमाही संयोजित होता है। तो तिमाही संयोजित होने की स्थिति में क्या करोगे, तो तिमाही संयोजित होने की स्थिति में देखिए आपके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला ये बनेगा कि ब्याज किसमें संयोजित हो रहा है। जैसे तिमाही संयोजित हो रहा है कि 6 माही संयोजित हो रहा है, तो 6 माही अगर संयोजित हो तो वो आधा कैसे हो गया, तो 6 माही माने 6 महीने का समय, उसको वर्ष में बदलोगे तो 12 से डिवाइड कर दोगे, तो 12 से डिवाइड करोगे तो वर्ष में बदलेगा ना। अब इसका शॉर्टकट को हम प्राप्त कर लोगे 1/2, तो 1/2 जो आया उसको सीधा सीधे रेट से गुना कर दो तो क्या हो जाएगा, रेट बाई 2, यानी ब्याज की दर आधी हो जाएगी। और टाइमिंग के साथ क्या करना है, 1/2 नहीं, उसके व्युत्क्रम को गुना कर दो, तो 1/2 का व्युत्क्रम 2/1, उसको टाइम से गुना कर दोगे तो 2/1 माने 2 की रकम, उसको जब t से गुना कर दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। अगर ब्याज यदि तिमाही संयोजित हो तो ब्याज अगर तिमाही संयोजित हो तो क्या करना है, तो 3 महीने के समय को वर्ष में बदलना, 12 से डिवाइड करोगे तो वर्ष में बदल जाएगा, काट छांट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4, तो आपको 1/4 की रकम प्राप्त हो गई ना, तो रेट को क्या कर देना है 1/4 से पूरी गुना कर देनी है, माने ब्याज की जो दर होगी वह 1/4 हो जाएगी, 1/4% हो जाएगा। और जो नया टाइमिंग होगा वो क्या होगा, 1/4 का व्युत्क्रम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टाइमिंग 4/1 यानी 4 गुना हो जाएगा, टाइमिंग जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। और नया रेट जितना भी है R/4% और नया टाइमिंग यानी T/4, तो उसको लेकर आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट रोज में हम इसी प्रकार से अन्य टॉपिक लेकर आपकी सेवा में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।